खुशामदीद। सोचिए, अगर कोई कंपनी पूरी दुनिया में बिजनेस करती है तो उसे एक बहुत बड़े मसले का सामना करना पड़ता है, और वो है करेंसी रेट्स का ऊपर नीचे होना। आज हम इसी चीज को समझेंगे कि कंपनियां इस मसले से कैसे निपटती हैं, एक खास प्रोसेस के जरिए जिसे कहते हैं करेंसी रीवैल्यूएशन। चलें इसको एक सादा सी मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें एक अमेरिकन कंपनी है जो अपने यूरोपियन पार्टनर को यूरोज में कर्ज देती है। अब ये सुनने में तो बड़ा आम सा बिजनेस डील लगता है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी पेचीदगी है। और पेचीदगी ये है कि अगर कर्ज वापस मिलने से पहले एक्सचेंज रेट बदल जाए तो क्या होगा। यही वो बुनियादी सवाल है जिसका जवाब करेंसी रीवैल्यूएशन का प्रोसेस देता है। आखिर उस कर्ज की वैल्यू कंपनी की किताबों में क्या है जाएगी। और देखिए, होता यह है कि कर्ज की जो असल रकम है वो तो वही रहती है, लेकिन कंपनी की अपनी करेंसी में उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बिल्कुल बदल जाती है। तो आइए इस पूरे मामले को जरा आसान करके देखते हैं। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर एक रियल लाइफ मिसाल देखेंगे, और आखिर में ये भी देखेंगे कि आजकल के मॉडर्न सिस्टम्स इस काम को कितना आसान बना देते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। सवाल यह है कि आखिर ये करेंसी रीवैल्यूएशन है क्या चीज़? ये सीधे अल्फाज में एक अकाउंटिंग प्रोसेस है। हर महीने के आखिर में कंपनियां अपने उन तमाम असासों और वाजिबात की वैल्यू एडजस्ट करती हैं जो फॉरेन करेंसी में हो, ताकि उनकी वैल्यू करंट एक्सचेंज रेट के मुताबिक बिल्कुल सही नजर आए। इसका मकसद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्यूरेट रखना है। अच्छा, एक बात और, इसकी दो किस्में होती हैं, सब लेजर और जनरल लेजर। अभी के लिए ये समझना जरूरी है कि हम आज जनरल लेजर रीवैल्यूएशन की बात कर रहे हैं, जिसका ताल्लुक कंपनी के इंटरनल अकाउंट से होता है। ठीक है, सेक्शन 2। नजरियाती बातें तो बहुत हो गईं, अब वक्त है कि एक असल मिसाल से समझें कि ये सब अमली तौर पर कैसे काम करता है। तो हमारी मिसाल ये है, मान लें एक कंपनी ने 1 जनवरी को 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का कर्ज दिया। उस दिन के एक्सचेंज रेट के हिसाब से यूएस डॉलर्स में इसकी कीमत बनती थी $6,227। तो कंपनी ने अपनी किताबों में इसको इसी वैल्यू पर रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन फिर महीना खत्म हुआ, 31 जनवरी आ गई और मार्केट में एक्सचेंज रेट बदल गया। अब वही 10,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स सिर्फ 6,208 यूएस डॉलर्स के बराबर रह गए। देखें, असासा तो वही है, कर्ज की रकम तो वही है, लेकिन इसकी वैल्यू कम हो गई है। और ये जो फर्क आया है ना, -18.94 का, यही सबसे अहम चीज है। इसे कहते हैं अनरियलाइज्ड लॉस या गैर हकीकी नुकसान। गैर हकीकी इसलिए क्योंकि अभी तक पैसा वापस तो नहीं मिला, लेकिन कागजी कार्रवाई में ऑन पेपर कंपनी को नुकसान हो चुका है। और बिल्कुल इसी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इस एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। हमें अपने आसासे की मौजूदा बिल्कुल ठीक मार्केट वैल्यू दिखानी होती है, भले वो पहले से कम क्यों ना हो गई हो। अच्छा जी, अब आते हैं तीसरे हिस्से पर। ये तो हमने मैनुअल समझा। सवाल यह है कि आजकल के जो मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं वो इस पूरे काम को कैसे हैंडल करते हैं। देखिए, सिस्टम को काम करने के लिए कुछ बुनियादी चीजें बतानी पड़ती हैं, सिर्फ 3। नंबर 1, सिस्टम को बताना पड़ता है कि कौन कौन से अकाउंट्स रीवैल्यूएशन के लिए अहम हैं। नंबर 2, उसे एक्सचेंज रेट्स की पूरी मालूमात देनी पड़ती है। और नंबर 3, असल ट्रांजैक्शन यानी कर्ज देने का अमल सिस्टम में पहले से पोस्ट होना चाहिए। अब आते हैं चौथे हिस्से पर। जब सिस्टम सेट हो गया तो अब वक्त है रीवैल्यूएशन के प्रोसेस को रन करने का और ऑटोमेशन को एक्शन में देखने का। तो अब असल सवाल ये है, क्या सिस्टम जो कैलकुलेशन करेगा वो हमारी मैनुअल कैलकुलेशन से मैच करेगी? चलें देखते हैं। और ये देखिए, बिल्कुल सिस्टम ने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है कि $18.94 का अनरियलाइज्ड लॉस हुआ है। ये नंबर हमारे मैनुअल हिसाब से एकदम परफेक्ट मैच करता है। सिस्टम के इस प्रीव्यू फीचर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि असल अकाउंटिंग एंट्री पोस्ट करने से पहले हर चीज को चेक किया जा सकता है, तस्दीक की जा सकती है, ताकि गलती की कोई गुंजाइश ही ना रहे। और अब आखिरी हिस्सा, ये कैलकुलेशन तो हो गई, लेकिन इसका कंपनी के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स पर, इसके अकाउंट्स पर क्या असर पड़ता है? एक और जबरदस्त चीज ये है कि मॉडर्न सिस्टम्स में ट्रांसपेरेंसी बहुत होती है। मतलब अगर ऑडिट के लिए या अकाउंटिंग एनालिसिस के लिए जरूरत पड़े तो इस पूरी कैलकुलेशन को आराम से एक्सेल में एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आखिर में जब इस ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया जाता है तो सिस्टम एक जर्नल वाउचर बनाता है। इसमें 2 चीजें होती हैं। एक तरफ $18.94 का अनरियलाइज्ड करेंसी लॉस डेबिट होता है, और दूसरी तरफ लोन रिसीवेबल अकाउंट यानी हमारा असासा इतनी ही रकम से क्रेडिट या कम हो जाता है। इस तरह बुक्स बैलेंस रहती हैं।
तो उस एक एंट्री से क्या होता है? पहली बात, असासे की कीमत मार्केट रेट के मुताबिक एडजस्ट हो जाती है। दूसरा, जो नुकसान हुआ है वो इनकम स्टेटमेंट पर रिकॉर्ड हो जाता है। तीसरी चीज़, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बिल्कुल सही रहते हैं। और चौथी, ऑडिट के लिए एक मुकम्मल रिकॉर्ड तैयार हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखकर एक बड़ा सवाल जहन में आता है। जैसे जैसे फाइनेंशियल प्रोसेसेस इस तरह से ऑटोमेट हो रहे हैं, तो क्या अकाउंटेंट का रोल बदल रहा है? क्या वो अब सिर्फ कैलकुलेटर नहीं, बल्कि एक स्ट्रैटेजिक एनालिस्ट बन रहा है, जो नंबर्स के पीछे की कहानी को समझता है?